इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ। खड़े होने का मतलब ही यही था कि एक दो वाक्य बोलूंगी और बैठ जाऊंगी, क्योंकि जिन पर बोलना है वो मेरी बहुत प्रिय कथाकार रही हैं, और जिन कारणों से लोग कह रहे हैं कि उनकी भाषा में पंजाब की मिट्टी की खुशबू है और वो पंजाबी से प्रभावित होने के कारण इधर के लोगों को थोड़ी सी उबाऊ लगती है भाषा या कठिन लगती है, मुझे वो अच्छी लगती है। क्योंकि जब हमारे फणीश्वर नाथ रेणु को उधर के लोग पढ़ते हैं तो उनको भी वो कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को जो नहीं झेल सका वो पाठक ही क्या हुआ, आपको थोड़ा प्रवेश तो करना ही होगा। जो सवाल मैं उठाने से नहीं रोक पा रही हूँ, सब बहुत कुछ बोल गए हैं, हर रचना के बारे में बोल गए हैं। मैं जिस बात पर आपको ले जाना चाहती हूँ वो ये कि रत्ती और मित्रों, ये चरित्र क्या हमारे यहाँ आज नहीं है। सोक्ती जी कहती थी, और हमेशा उन्होंने विरोध किया, वो अपने को नारी विमर्श की लेखिका नहीं मानती थी, लेकिन आदि से लेकर अंतिम रचना तक वो नारी विमर्श से जुड़ी हुई रही है। और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो सवाल आज भी ज्यों के त्यों ज्वलंत है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री आज भी सुरक्षित नहीं है। आप अखबार उठाइए और दो चार घटनाएं तो आपको मिलेंगी जहां बालिकाओं के साथ यौनिक जो अपराध होते हैं वो घटित होते हैं। तो रत्ती आज भी कहीं ना कहीं है। मैं चूंकि 40 वर्षों से जुड़ी रही हूँ महिला आंदोलन से, स्त्रियों की आज़ादी के संघर्ष से जुड़ी हुई रही हूँ, इसलिए मुझे ये बात हमेशा सालती रही है कि सरकारें क्या कर रही हैं महिलाओं के लिए। बराबरी का दर्जा संविधान में दे देने से महिलाओं की स्थिति नहीं बदल जाएगी, और रत्ती और मित्रों का बनना समाज में नहीं रुक जाएगा। क्योंकि भीतर जो छटपटाहट औरत की होती है, उस छटपटाहट को कभी पितृसत्तात्मक समाज ने महत्व ही नहीं दिया है। और आज भी जब बालिकाओं का शोषण होता है तो उसके बदले में उनको मिलता क्या है? समाज की भर्त्सना, जिधर जाए उधर लांछना, और उसके बाद सरकार मुकदमा चलता है तो उनको एक राशि दिलवा देती है। मुझे हमेशा से ये बात खलती रही है, अंदर तक ये बात खलती रही है कि जब आप वेश्यालयों में जाते हैं तो आप उनकी देह के लिए कीमत लगाते हैं। तो जिनके साथ ये इस तरह का व्यवहार होता है, आप उस व्यवहार के बदले में उनको पैसे दिलवाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपराध करने वाले को तो खुली छूट हो गई है, अगर पैसा है वो पैसा देगा और बच निकलेगा। तो इस पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें स्त्री की स्थिति को बदलने के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत है, या पूरी तरह से जो पितृसत्तात्मक समाज है उस समाज की व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। सोवती जी ने आज से वर्षों पहले इसको समझा था और समझकर आपके सामने रखा कि उसके बाद उस बालिका के ऊपर क्या बीतता है, उसकी मानसिकता कैसी होती है, क्या वो जीवन में पहले की तरह स्वस्थ महसूस करती है? नहीं करती, क्योंकि हमने इसी रांची में बैठकर बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। डॉक्टर कनक की बिटिया चली गई, उसकी माँ जब थी, हम लोग बहुत बुलंदी के साथ फिरायालाल के सामने वाले चौराहे पर बैठकर इन सब घटनाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन महिलाएं पास से गुजर जाती थी हंसती हुई, जैसे हम चिड़ियाघर से आए हुए लोग हों। कोई असर नहीं। संवेदन शून्य समाज में स्त्रियों में भी कोई संवेदना नहीं जगती थी ऐसी घटनाओं पर हम साक्षी रहे हैं कि किस तरह से औरतें जूझती थी और उनके साथ क्या क्या होता था। तो आप सोवती जी को पढ़ते हैं तो उसके भीतर का मर्म पढ़िए। सबने बहुत अच्छी बात कही कि वो तटस्थ होकर लिखती थी। तटस्थ होकर लिखना हर लेखक के लिए जरूरी है, खास करके कथाकार के लिए। नहीं लिखेगा तो उस पर पक्षपात का दोषारोपण होगा। पर उस तटस्थता के भीतर जो टीस है, उस टीस को समझने की जरूरत है और आप सबको समझना चाहिए। जो दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ ये कि रांची खुशनसीब है कि
सोबती जी यहाँ आई। मुझको लगता है प्रियदर्शी जी इसके गवाह होंगे। जहाँ पुस्तक मेले में वो आई थी और हमने उनको बहुत करीब से सुना, उनके व्यक्तित्व का जो वर्णन होता रहा है, सामने से देखा है, वेशभूषा से लेकर पूरे व्यक्तित्व में एक जो आभा थी और एक ठस्सा था, ठस्सा ही कहेंगे उसको, वो विरल है, बहुत कम महिलाओं में होता है। वो किसी की परवाह नहीं करती थी, सिर्फ अपनी पसंद के हिसाब से वेशभूषा भी धारण की होती थी और बोलती भी वैसे ही। हमारे श्रवण कुमार गोस्वामी जी भी नहीं है, उनके आवास पर उनका ठहरना हुआ था और बड़ी बेबाकी से उन्होंने उस समय के सवालों का जवाब दिया था। तो उनके लेखन पर, उनकी भाषा पर बहुत बातचीत हो चुकी है। मैं चूंकि यहाँ छात्र बैठे हैं, उनको ध्यान में रखकर ये कह रही हूँ कि समाज में इस बदलाव के लाने की जरूरत है। आप उस पर सोचिए। ये जो हमारे जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो चुप गए हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, आपको करने की जरूरत है। आप रत्ती मत बनने दीजिए बालिकाओं, आप चेतिए। मैं बस इतना कहकर चुप रहूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने क्षमा याचना की थी लेकिन वो मिली नहीं। मैं यहाँ डॉक्टर विमल कुमार जी को सुनने के लोभ से आई थी और उसके साथ साथ बोनस मुझे मिला है कि यहाँ से वहाँ तक मेरी छात्राओं ने मुझको अपना वक्तव्य सुनाया जो बहुत ही सफल